हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब फ्रांस की जनता भूखी थी, लेकिन राजा और रानी शाही जिंदगी जी रहे थे। हम्म। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने पूरी राजशाही को ही खत्म कर दिया? क्या सिर्फ भूख, टैक्स और अन्याय किसी देश में क्रांति ला सकते हैं? फ्रांस में ऐसा ही हुआ और शुरू हुई दुनिया की सबसे मशहूर क्रांति। एक ऐसा समय जब जनता सड़कों पर थी और राजा की सत्ता खतरे में थी। कैसे शुरू हुई यह ऐतिहासिक क्रांति? आइए जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो आज का ये विषय ना किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। मतलब अगर हम 18वीं सदी के फ्रांस की कल्पना करें तो एक तरफ सोने और शीशे से जड़ा हुआ एक विशाल महल है, बिल्कुल। जहां कुछ चुनिंदा लोग रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, शानदार दावतों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उसी महल से कुछ मील दूर पेरिस की सड़कों पर लोग बासी रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए सचमुच लड़ रहे हैं। सही कहा आपने। और जब हम क्रांति शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ सड़कों पर होती हिंसा और नारे आते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएं, तो ये सिर्फ रातों रात भड़का हुआ कोई दंगा नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये एक सदियों पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरी तरह से क्रैश होना था। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचा अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि उसका गिरना सिर्फ समय की बात थी। तो चलिए इस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डिकोड करते हैं। मतलब 1789 में क्रांति की पहली चिंगारी भड़कने से पहले इतना सारा बारूद इकट्ठा कैसे हुआ? बच्चों, इस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और इसका बोझ सीधे जनता पर डाला जा रहा था। और ये कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं था। मैंने पढ़ा है कि देश पर लगभग 3 बिलियन लीवरे का भारी कर्ज था। मतलब ये इतना पैसा आया कहाँ से? इसके पीछे लगातार लड़े गए युद्ध और शाही विलासिता का बहुत बड़ा हाथ था। लुई 16वें ने अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की थी। अब ब्रिटेन फ्रांस का पुराना दुश्मन था, तो सिर्फ अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने अपना खजाना खाली कर दिया। अरे बाप रे! मतलब सिर्फ ईगो के लिए? हाँ, और इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही सरकार का सारा बजट खत्म हो रहा था। और यहीं से वो समस्या शुरू होती है जिसे हम अन्याय का चरम कह सकते हैं। हाँ, सरकार के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगी? जाहिर है टैक्स बढ़ाएगी। बिल्कुल। लेकिन फ्रांस में टैक्स वसूलने का जो तरीका था ना, वो किसी को भी हैरान कर देगा। उस समय का समाज 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। अच्छा, तो ये एस्टेट्स काम कैसे करते थे? बच्चों जरा सोचिए। पहला एस्टेट पादरियों का था, जिन्हें क्लर्जी कहते थे। ये देश की कुल आबादी का मुश्किल से 1% थे, लेकिन इनके पास अथाह संपत्ति थी। और सबसे मजेदार बात, ये सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे। 1% आबादी और कोई टैक्स नहीं? हाँ, उल्टा वे किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा, जिसे टाइथ कहा जाता था, वो जबरदस्ती वसूलते थे। और दूसरा एस्टेट था खुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी, राजा के करीबी अमीर जमींदार। और इनका क्या रोल था? ये आबादी का करीब 2% थे। इनके पास भी जन्म से मिले विशेषाधिकार थे और ये भी टैक्स देने से पूरी तरह फ्री थे। एक मिनट, मुझे इसे सही से समझने दीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि देश की 3% आबादी, जिसके पास देश की सबसे ज्यादा संपत्ति है, वो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दे रही है? बिल्कुल सही। राज्य का पूरा आर्थिक बोझ ना, चाहे वो सीधा टैक्स हो, जिसे टाइल कहते थे, या अप्रत्यक्ष कर, वो सब तीसरे एस्टेट पर डाल दिया गया था। और इस तीसरे एस्टेट में कौन आता था? इसमें देश की 97% आबादी आती थी। किसान, मजदूर, कारीगर और उभरता हुआ मिडिल क्लास। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये वैसा ही है जैसे आप कुछ लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ लोग सबसे महंगी डिश ऑर्डर करें, लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आए तो वो सारा बिल उस अकेले इंसान को थमा दे जिसने सिर्फ एक गिलास पानी पिया है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये व्यवस्था अपने आप में ही एक टाइम बॉम्ब थी, और वो बम तब फटने के करीब पहुंच गया जब इसमें सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी अस्तित्व का संकट जुड़ गया। हाँ, क्योंकि फ्रांस की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी थी ना। हाँ, 1715 में जो आबादी 23 मिलियन थी, वो 1789 तक 28 मिलियन हो गई। अब ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा खाने की मांग, लेकिन उस समय मौसम भी बहुत खराब था शायद। बिल्कुल, सर्दियां बहुत कड़ी थीं और फसलें बर्बाद हो गई थीं। ब्रेड, जो वहां के लोगों का मुख्य भोजन थी, उसकी सप्लाई कम हो गई। और अर्थशास्त्र का सीधा रूल है, सप्लाई कम तो कीमतें आसमान पर।
सही कहा। ब्रेड की कीमतें इतनी बढ़ गई कि एक आम मजदूर की पूरी महीने की कमाई सिर्फ ब्रेड खरीदने में खत्म होने लगी। और उनकी दिहाड़ी तो फिक्स थी, वो नहीं बढ़ी। हम्म, कल्पना कीजिए उस हताशा की, जब किसी इंसान के बच्चों को भूखा सोना पड़े और उसे पता हो कि शहर के बाहर महलों में राजा दावतें कर रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल, लोग बेकरियों को लूटने लगे। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। ये सिर्फ भूख की लड़ाई नहीं थी। इसी समय एक बहुत बड़ा बौद्धिक बदलाव भी हो रहा था। अच्छा, आप उस उभरते हुए मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। हाँ, जो तीसरे एस्टेट का हिस्सा थे, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, ये लोग पढ़े लिखे थे। वे रूसो और वोल्टेयर जैसे फिलोसोफर्स के विचार पढ़ रहे थे। तो मतलब वो अब सवाल पूछने लगे थे। हाँ, वो कहने लगे कि किसी भी इंसान को समाज में हैसियत उसके जन्म के आधार पर क्यों मिलनी चाहिए। किसी की भी जगह उसकी योग्यता यानी मेरिट से तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और यही वो वैचारिक हताशा थी जो राजा की एक बेवकूफ़ी के कारण ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। राजा लुई 16वें ने नए टैक्स लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, जो कि करीब 175 सालों में पहली बार बुलाई गई थी। बाप रे, 175 साल! हाँ, एस्टेट्स जनरल दरअसल तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधियों की एक सभा थी। लेकिन इसकी जो वोटिंग प्रणाली थी ना, वो कानूनी रूप से पूरी तरह धांधली का शिकार थी। कैसे? प्रत्येक एस्टेट के पास सिर्फ एक वोट था। इसका मतलब था कि पहला और दूसरा एस्टेट, पादरी और कुलीन, वो हमेशा आपस में मिल जाते थे। जब भी टैक्स बढ़ाने की बात आती, वे दो एक से तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। अरे, भले ही तीसरे एस्टेट में देश की 97% आबादी थी, लेकिन वोटिंग की ताकत उनके पास शून्य थी। ये तो वही बात हो गई कि दो भेड़िए और एक मेमना मिलकर वोट कर रहे हैं कि आज डिनर में क्या बनेगा। बिल्कुल। तो तीसरे एस्टेट ने जून 1789 में बगावत कर दी। उन्होंने खुद को एस्टेट्स जनरल से अलग कर लिया और घोषणा कर दी कि वे ही नेशनल असेंबली हैं। और जब राजा ने गुस्से में उनके मीटिंग हॉल के दरवाजे बंद करवा दिए, तो वे पास ही के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। हाँ, टेनिस कोर्ट की शपथ। उन्होंने वहां शपथ ली कि जब तक वे राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला एक नया संविधान तैयार नहीं कर लेते, वे वहां से नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है। इस पूरी बगावत का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबो और आबे सियस। ये इतिहास की एक बड़ी विडंबना है। मिराबो खुद एक कुलीन परिवार से थे और सियस एक पादरी थे। रुकिए, तो पहले और दूसरे एस्टेट के वीआईपी लोग तीसरे एस्टेट की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वे समझदार थे। वे देख पा रहे थे कि पुरानी व्यवस्था का जहाज अब डूब रहा है। लेकिन ये तो राजनीतिक स्तर की बात थी। जमीनी स्तर पर असली विस्फोट अभी बाकी था। और वो विस्फोट हुआ 14 जुलाई 1789 को, बास्तील पर हमला। यही घटना आगे चलकर क्रांति की चिंगारी बनती है। पेरिस में अफवाह फैल गई थी कि राजा सेना को नागरिकों पर हमला करने के लिए भेज रहा है, तो लोगों ने खुद का एक मिलिशिया तैयार किया और बास्तील की जेल पर धावा बोल दिया। लेकिन मुझे यहाँ एक कंफ्यूजन है। पूछिए। मुख्य समस्या तो राजा था ना, तो भीड़ वर्साए के महल पर राजा को पकड़ने क्यों नहीं गई? एक जेल पर हमला क्यों किया? ये बहुत तार्किक सवाल है। इसके दो कारण थे। पहला, बास्तील में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद रखे थे, जिसकी लोगों को सख्त जरूरत थी। अच्छा। और दूसरा और सबसे अहम कारण था इसका प्रतीकात्मक। बास्तील कोई आम जेल नहीं थी। ये राजा की निरंकुश और दमनकारी शक्ति का खौफनाक प्रतीक थी। अगर राजा को कोई पसंद नहीं आया तो बिना मुकदमे के उसे बास्तील में डाल दिया जाता था। ओ, तो बास्तील को तोड़ना मतलब राजा के खौफ को तोड़ना था। बिल्कुल। जनता का ये ऐलान था कि सत्ता के इस खौफ का बंद हो चुका है। बास्तील का गिरना वाकई एक भूकंप की तरह था। लेकिन पुरानी व्यवस्था को तोड़ना एक बात है, उसकी जगह नया ढांचा खड़ा करना अलग बात। बास्तील के पतन के बाद क्या हुआ? अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली ने एक ऐतिहासिक रात में पूरी सामंती व्यवस्था और पादरियों के सभी विशेषाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक ही रात में? ये इतना आसान कैसे हो गया? अमीर कुलीनों ने इतनी आसानी से हार मान ली? उन्होंने अपनी मर्जी से हार नहीं मानी थी। उन्होंने डर के मारे ऐसा किया था। पूरे फ्रांस में अफवाह फैल गई थी कि जमींदार भाड़े के गुंडों से किसानों की फसलें नष्ट करवा रहे हैं। अच्छा। तो डरे हुए किसानों ने कुदाल उठाकर जमींदारों के महलों पर हमला कर दिया, उनके दस्तावेज जला दिए। जब कुलीन वर्ग ने देखा कि उनकी जान खतरे में है, तो उन्होंने रातों रात अपने सारे विशेषाधिकार त्याग दिए। डर बहुत कुछ करवा सकता है। और फिर इसी माहौल में उन्होंने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा पेश की,
जिसने जीवन के अधिकार और समानता की गारंटी दी, और फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा अभी भी गद्दी पर था, लेकिन अब उसके हाथ बंधे हुए थे। देश की सत्ता अब संविधान के हाथ में थी। अगर हम तार्किक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही शानदार समझौता लगता है, एक शांतिपूर्ण समाधान। फिर मामला बिगड़ क्यों गया? क्योंकि किसी भी नई व्यवस्था के लिए विश्वास बहुत जरूरी है, और लुईस सोल्वे ने वो विश्वास तोड़ दिया। वो बाहर से दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी पूरी सत्ता वापस चाहिए थी। उसने देश से भागने की कोशिश की, पर बॉर्डर पर पकड़ा गया। ये तो बहुत शर्मनाक रहा होगा राजा के लिए। इससे भी बदतर बात यह थी कि राजा गुप्त रूप से पड़ोसी देश प्रशिया के साथ मिलकर फ्रांस पर हमला करने की साजिश रच रहा था। एक मिनट, तो देश का अपना ही राजा एक विदेशी सेना को अपनी ही नागरिकों पर हमला करने का न्योता दे रहा था? ये तो सीधा सीधा देशद्रोह है। बिल्कुल। और जब जनता को ये पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। अगस्त 1792 में कट्टरपंथी जैकोबिन क्लब के नेतृत्व में पेरिसियो ने शाही महल पर ही हमला कर दिया। और सितंबर 1792 में राजशाही को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। हाँ, और यहाँ सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार लागू हुआ, यानी हर वयस्क पुरुष को वोट का अधिकार मिल गया। संपत्ति की कोई शर्त नहीं रही। और फिर जनवरी 1793 में उन्होंने राजा लुई सोल्वे पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उसे बीच चौराहे पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया। एक राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन राजा के अंत के साथ मुश्किलें कम नहीं हुई। फ्रांस क्रांति के सबसे डरावने दौर में प्रवेश कर गया, जिसे आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये हिस्सा मुझे बहुत परेशान करता है। एक क्रांति जो मानव अधिकारों के नाम पर शुरू हुई, वो सिर्फ 4 साल के अंदर अपने ही नागरिकों के सिर काटने पर कैसे उतर आई? ये खौफ की उपज था। जब बाहर से विदेशी सेनाएं हमला कर रही हों और देश के अंदर गृह युद्ध हो, तो पैनिक फैल जाता है। ऐसे में जनता अक्सर किसी ऐसे नेता को सत्ता सौंप देती है जो सुरक्षा का वादा करता है, भले ही वो एक तानाशाह हो। और वो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। हाँ, रोबेस्पियरे ने सरकार पर कट्टरपंथी नियंत्रण कर लिया। उसने संदेह का कानून लागू किया। इसका मतलब क्या था? मतलब अगर किसी पर गणतंत्र का दुश्मन होने का जरा भी शक है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना किसी ठोस सबूत के दिखावटी मुकदमा चलता और व्यक्ति को सीधे गिलोटीन पर भेज दिया जाता। बाप रे, गिलोटिन! पलक झपकते ही सिर धड़ से अलग। लोग तो अपने पड़ोसियों से बात करने में भी डरने लगे होंगे। बिल्कुल। और उन्होंने चर्चों को भी बंद कर दिया, कैलेंडर बदल दिया ताकि संडे का दिन ही गायब हो जाए। ये तो बहुत एक्सट्रीम था। कितना एक्सट्रीम कि अंत में रोबेस्पियरे की अपनी ही पार्टी के नेता डर गए और जुलाई 1794 में उन्होंने खुद रोबेस्पियरे को ही गिरफ्तार कर लिया और उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? सत्ता में तो एक शून्य आ गया होगा ना? हाँ, एक नई व्यवस्था आई, द डायरेक्टरी। ये 5 लोगों की परिषद थी, लेकिन बहुत कमजोर और भ्रष्ट थी। खून बहाया सिर्फ कुछ साल बाद एक नए तानाशाह को सत्ता सौंपने के लिए? क्या फ्रांस गोल गोल घूमकर वहीं वापस नहीं आ गया? ऊपरी तौर पर यह एक चक्र लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत बदल चुकी थी। नेपोलियन ने पुरानी सामंती व्यवस्था को वापस नहीं थोपा। अच्छा, तो जमीनी स्तर पर क्या बदला था? नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड लागू किया, एक आधुनिक, तार्किक, प्रशासनिक व्यवस्था। वजन और माप की एक समान प्रणाली लागू की। योग्यता अब जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। समाज पूरी तरह बदल चुका था। ये तो हुई राजाओं और कानूनों की बात, लेकिन आम इंसान और औरतों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बड़ा प्रभाव। सबसे बड़ा बदलाव था सेंसरशिप का अंत। अब किताबें, नाटक और अखबार छापने के लिए राजा की परमिशन नहीं चाहिए थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ गई थी। मतलब कोई भी कुछ भी लिख और बोल सकता था। हाँ, स्वतंत्रता और न्याय के विचार गीतों और नाटकों के जरिए अशिक्षित जनता तक भी पहुंचने लगे। और महिलाओं के अधिकारों का क्या? क्योंकि क्रांति का नारा तो समानता था। शुरुआती दौर में कुछ अच्छे कदम उठाए गए। लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य किया गया, उन्हें ट्रेनिंग की अनुमति मिली और तलाक का अधिकार भी दिया गया। लेकिन मैंने पढ़ा है कि आतंक के राज के दौरान महिलाओं के राजनीतिक क्लबों पर बैन लगा दिया गया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। महिलाओं को वोट देने का बुनियादी अधिकार पाने के लिए 1946 तक का लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1946
ये वाकई हैरान करने वाला है कि जिस क्रांति ने समानता की बात की उसने आधी आबादी को अधिकार ही नहीं दिए। क्रांतियां अक्सर अपने ही आदर्शों के साथ संघर्ष करती हैं, लेकिन इसके वैश्विक प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल। इस क्रांति ने यूरोपीय सामंतवाद को हमेशा के लिए दफन कर दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श स्थापित किए, उन्होंने भारत सहित दुनिया भर के मुक्ति आंदोलनों को प्रेरित किया। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज की दुनिया में जहां एक तरफ कुछ लोगों के पास असीमित संपत्ति है और दूसरी तरफ आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, जैसे फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस था, ठीक वैसे ही फ्रांस की क्रांति हमें सिखाती है कि जब अत्यधिक आर्थिक असमानता और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह, जैसे आज हमारा सोशल मीडिया है, इनका मेल होता है तो बड़ी से बड़ी सत्ता ढह सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आज हम अनजाने में एक नए बास्तिल के पतन की ओर बढ़ रहे हैं? इतिहास अक्सर भविष्य की चेतावनी भी होता है। तो बच्चों, यही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी, जिसने दुनिया की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।